हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए सीटेट का सेकेंड पेपर जो कि सबको हार्ड लगता है। हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि आप लोग बेस मजबूत नहीं करते हैं। और आज आपका पहला क्लास एसएसटी का, वो भी बेस जो आपका थ्योरी है, ठीक है। वैसे तो मैंने क्लास करा रखा है, लेकिन ये थ्योरी सहित आप लोगों को जो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते नहीं हैं वो यहाँ पे आप लोग अच्छे से बस रिवाइज़ करिएगा स्टोरी की तरह, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के अगर वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, मैं 100% श्योर बोल रही हूँ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को क्लास बाद में लगे कि हाँ सच में हेल्पफुल थी, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये आपका पहला क्लास और आपके एनसीईआरटी 6th का पहला लेसन है, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारे अतीत में हुआ क्या था, ठीक है। यहाँ पे जो थोड़ा सा आप लोग फंसते हैं ना, फोकस करिएगा कि फंसिएगा मत, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो यही क्वेश्चन आप में पेडागोजी में पूछेगा, आपके असर्शन रीजन में आएगा, यहीं से आता है, ठीक है। बस थोड़ा सा फोकस करिएगा कि बोल क्या रहा है। अतीत जो है हमारा, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जाता है, जैसे कि वहाँ के लोग थे जो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के उनके घर रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों और पशुपालकों जैसे कि कृषक हुए, शासक हुए, वहाँ के व्यापारी हुए, पुरोहित हुए, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या जितने भी वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे जो थे कौन कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। तो हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले नर्मदा नदी, कई लाख वर्ष पहले आप लोग देखेंगे तो जो आपके नदी है, नदी के तट पर लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले लोग जो थे आपके आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगल थे उनकी विशाल संपदा से परिचित थे। वे अपने भोजन के लिए जड़, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवर का आखेट अथवा शिकार करते थे। तो आप लोगों से पूछता है ना कि आपके जो आरंभिक लोग थे, आरंभिक जीवन में जो उन लोग की जीवनी थी, मतलब उन लोग का रहन सहन कैसा था, तो आप लोग को यहाँ क्लियर हुआ ना, यही क्वेश्चन बन करके आता है ना आप लोग के। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है आरंभिक लोगों को, तो आप लोग को पता चला कि वो लोग कुशल संग्राहक थे, उनके आसपास के जंगलों का विशाल संपदा था, संपदों से और परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो क्या करते थे, जड़, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से वे लोग संग्रह किया करते थे। और वो लोग एक और कार्य करते थे कि जानवरों का आखेट करते थे। तो यहाँ क्लियर हुआ नर्मदा नदी के पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये भी आप लोग का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपके सीटेट में बार बार इससे क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, ठीक है। तो अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। जो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जो लगभग आपके 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं बोया था तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। अच्छा, एक चीज़ अगर आज सीटेट में अगर आप लोगों से पूछेगा कि मतलब सबसे पहले जो मानव थे क्या चीज़ बोए थे, तो आप लोग बताएंगे कि गेहूं तथा जौ। और यही क्वेश्चन अगर आपके यूपी टेट में पूछेगा ना, तो आप लोग बताएंगे जौ, ठीक है। क्या बताएंगे? जौ। तो सबसे पहले मानव क्या, अगर आपके यूपी टेट में पूछ रहा है तो आप जौ बताएंगे। और अगर आपसे सी टेट में पूछ रहा है तो यहाँ पे जरूर पूछेगा कि आपके जो 8000 वर्ष पहले लोग थे, पूर्व स्त्री पुरुष से थे, उन लोगों ने क्या मतलब क्या उगाए थे सबसे पहले, तो आप लोग याद रखें कि गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना उन्होंने आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग जो थे आपके गांव में रहते थे। तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम में, कहाँ, उत्तर पश्चिम में सुलेमान किरथर पहाड़ी में सबसे पहले गेहूं और जौ का फसल उगाया गया। और वो लोग क्या करते थे, तो पशु पालते थे, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशु को पालतू बनाना इन लोगों ने शुरू किया, ठीक है। उत्तर पूर्व और ये लोग कहाँ रहते थे, तो ये लोग गांव से रिलेटेड, इन लोग का मतलब गांव में रहते थे, ठीक है। उत्तर पूर्व में आपके क्या था, उत्तर पश्चिम में सुलेमान किरथर पहाड़ी, और उत्तर पूर्व में पूछेगा तो गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है।
उत्तर पश्चिम सुलेमान किर्थर और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य हिम पहाड़ियों। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान कहाँ था? तो आपके विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो अगर गेहूँ और जौ पूछेगा तो आपके उत्तर पश्चिम में, और कहाँ? तो सुलेमान किर्थर पहाड़ी पे। और अगर आपसे यही पूछ रहा है कि आपके चावल का सबसे पहले खेती कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे कि उत्तर पूर्व में गारो तथा हिल्स पहाड़ी जो मध्य भारत में था, वहाँ पे क्या? तो विंध्य के उत्तर में स्थित है, वहाँ पे आपके चावल उपजाया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग, ये रहा आप लोग का सुलेमान, ये रहा आपका किर्थर, यहाँ पे सिंधु घाटी, ये आप लोगों को दिख रहा है आप लोग की सिंधु घाटी। ठीक है, सिंधु घाटी से यहाँ पे आपके सतलज नदी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदी, जो आप लोग 6 नदी का नाम जानते हैं, वो आपकी यहाँ पे नदियाँ दिख रही हैं, सतलज, रावी, चेनाब और झेलम और ब्यास नदी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके हिमालय हैं, यहाँ पे आपकी यमुना नदी क्रॉस कर रही है, और यहाँ चंबल के पास यहाँ विंध्य पहाड़ी है, जहाँ पर आपके चावल की खेती हुई थी। तो अगर वहाँ से पूछेगा तो आपकी नर्मदा नदी, और इधर साइड में अगर पूछेगा तो आपकी सोन नदी बहती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मानचित्र में जो है आपके वही बोल रहा है कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो आप लोग देखें ना, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पे याद कर लीजिए, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और आपके ब्यास नदी। ये आपकी जो आपकी सिंधु नदी हैं, उनकी सहायक नदी के नाम से जानी जाती हैं। और ये क्वेश्चन आपकी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, सिर्फ आपके सीटेट में ही नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ बेसिक मजबूत रहेगा तो कहीं भी काम आएगा। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जो लगभग आपके 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ देखिए याद रखिएगा आप लोग, अगर आप लोगों से पूछ रहा है कि आरंभिक नगर का विकास कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे 4700 वर्ष पूर्व। और अगर यही चीज़ पूछ दे रहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो आपके समुद्र के तटवर्ती इलाके थे, उन नगरों का विकास कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे 2500 वर्ष पूर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा आप लोग, क्योंकि यही थ्योरी अगर कंप्लीट है आप लोग का, तो क्वेश्चन में आप लोग एक जगह भी नहीं फंसने वाले। ठीक है, मैं श्योर बोल रही हूँ यहाँ से, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर आप लोग का कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनता है जो आप लोग आते हैं। मॉडरेट थोड़ा पेपर बनता है, तो ये नहीं है कि क्वेश्चन ही नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस थोड़ा सा बेस मजबूत होना चाहिए। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियां जो है, सोन का पता लगाओ। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है, प्राचीन काल में मगध, जो अभी वर्तमान में बिहार है, उसी को मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक कौन थे, तो बहुत शक्तिशाली थे। उनके एक विशाल जो उन्होंने क्या किया था, तो एक विशाल जो राज्य था उसको स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना करी गई थी। तो अगर आपसे पूछेगा कि जो आपकी गंगा उसकी सहायक नदी हैं, वहाँ पे दक्षिण में आपके आसपास जो क्षेत्र है आपके मगध है, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना करी गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक ऐसे हिस्से में दूसरे हिस्से तक यात्रा करी थी। कभी कभी हिमालय जैसे कि पर्वत हुआ, पहाड़ियाँ हुआ, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्र के कारण यात्रा जो होती थी वो थोड़ी जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में होते थे, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग जाया करते थे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि जो लोग होते थे वहाँ पर मतलब क्यों जाते थे, तो आप लोग याद रखेंगे कि वो लोग क्या करते थे, कभी वो यात्रा के लिए इसलिए मतलब जाते थे कि मतलब काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदा, मान लीजिए कुछ आ गया, जल का अभाव हो गया, चाहे जंगल से कुछ ऐसा मतलब प्राकृतिक कुछ ऐसी अभाव हो गई, भूकंप आ गया, चाहे आपकी सुनामी आ गई, ऐसे मतलब कुछ भी उन लोगों के, चाहे खाने के लिए फल नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं जो होती थी दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। तो इसके अतिरिक्त जो व्यापारी थे, कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तु को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। जो वहाँ के व्यापारी थे तो कैसे जाते थे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जहाज़ों से
मूल्यवान वस्तु को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों का मतलब उनको विचारों को जानने का अवसर प्राप्त हो। मान लीजिए अगर कोई दिल्ली से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, चाहे आप लोग खुद छोड़ दिए, मान लीजिए किसी हम लोग के अदर कंट्री से आ रहा है, चीन से आ रहा है, भारत में आएगा तो वो भारत के रहन सहन का जानेगा। अब भारतीय कोई जा रहा है किसी अदर कंट्रीज़ में तो वहाँ का रहन सहन अपनाएगा। तो वो लोग जो आते थे इन यात्राओं में, वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के विचारों को, उनकी भावनाओं को जानने का उन लोगों को अवसर मिलता था। तो यही बोल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट जो है ये भी देख लीजिए। जो आधुनिक भारत है, दक्षिण एशिया है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफ़गानिस्तान और आपके ईरान, चीन और म्यांमार जो आदि पड़ोसी देश है उनको दर्शाता है। ठीक है। दक्षिण एशिया क्या है, तो एक महाद्वीप, छोटा सा महाद्वीप है, लेकिन जो विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग कि जो आपके मानचित्र है दक्षिण एशिया जो कि आधुनिक भारत है, पाकिस्तान में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और आपके अफगान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी जितने भी देश हैं उनको दर्शाता है। ठीक है। ये छोटा सा एक महाद्वीप है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहाड़ियाँ जो है पर्वत और समुद्र से उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छूकर, ये बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है बस उतनी स्टोरी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ याद रखिएगा आप लोग कि कई सौ वर्षों से लोग जो थे पत्थर को तराशना, संगीत रचना, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीके के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो अभी का बात नहीं है ये, मतलब आपके बहुत समय पहले से ही जो लोग थे आपके क्या करते थे कि पत्थर को तलाशते थे, संगीत को रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में भी वे लोग क्या करते थे, तो एक दूसरे के विचारों को जानना पसंद करते थे। ठीक है। और अपनाते भी थे। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः, अच्छा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये ज़रूर आता है। ठीक है। हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे कि नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द आपके इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत में सिंधु, जिसे संस्कृत में आप सिंधु कहते हैं। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग आप याद रखेंगे तो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी थे और यूनानी थे, सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है। तो जो आपके ईरानी थे और यूनानी लोग थे उन्होंने क्या किया कि जब सिंधु है उसको हिंदोस कहा और आपके हिंदोस अथवा इंडोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश थी, जो भूमि थी, उसको इंडिया कहा। ठीक है। भरत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग आपके 3500 वर्ष पुरानी जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा। ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे इंडिया जो है हमारे भारत जैसे नामों का प्रयोग होता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ कि लगभग आपके 2500 वर्ष पूर्व जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो आपके यूनानी थे, ये लोग क्या किए, सिंधु को आपके हिंडोस अथवा इंडोस नाम दिया और जो भूमि प्रदेश था उसे इंडिया कहा। ठीक है। पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश था। और जो भरत का प्रयोग आपके उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ क्लियर हुआ। और जो इसका वर्णन है आपके 3500 वर्ष पूर्व जो आपके ऋग्वेद की रचना करी गई थी, तो उसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पांडुलिपियाँ थी किस पर लिखी जाती थी, तो याद रखिएगा ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि की एक पृष्ठ, यह पांडुलिपि लगभग आपके 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। किताब जो है बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। जो भुर्ज की छालें होती थी, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। ये है आपके भुर्ज का छाल जो आपके ताड़ के पत्तों से लिखा गया है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये पांडुलिपियों के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये अभी पढ़ा नहीं मतलब जा सका है कि लिखा क्या है,
है, लेकिन हाँ ये जो पांडुलिपियाँ हैं आपके भुर्जे की छाल अथवा ताड़ के जो वृक्ष होते थे उनके पत्तों पर लिखा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लेसन जो था यही है आप लोग के। चलिए एक बार रिवाइज कराते रहें। इतने वर्षों में जो कई पांडुलिपियाँ थी कीड़ों ने खा लिया। जो आपकी पांडुलिपियाँ थी ना, इनको क्या करा, कीड़ों ने खा लिया था। लेकिन ऐसी ही कई पांडुलिपियाँ जो है अभी आप आज भी उपलब्ध हैं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जो ये साधारण जगह ना, ये जो है मंदिर है और बिहारों में प्राप्त होती हैं। बिहार क्या आता है, तो बौद्ध लोग होते हैं, जैसे हम लोग का मंदिर हुआ, वैसे ही बौद्ध लोग जो होते हैं उन लोगों का विहार होता है। ठीक है, तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों और राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो महाकाव्य हैं, कविताएं हैं तथा नाटक हैं, इनमें से भी कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो है पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, ये सारे आप लोग एक बार और रिवाइज करते चलिएगा। मैं अगर ज़्यादा रिवाइज कराऊंगी तो मेरा क्लास बहुत लंबा होता जाएगा। अगर आप लोग ये क्लास दोबारा देखेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अभिलेखों का जो अध्ययन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना आप लोग के अभिलेख है, ये जो दिख रहा है ना, जो यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग जो थे अपने आदेशों का इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें। मतलब जो पहले के राजा होते थे, लोग होते थे, वो लोग मतलब देखिए साधारण लोग नहीं लिखवा पाते थे, लेकिन अगर कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वो भी लिखवाता था, और राजा लोग तो राजा ही होते थे, तो वो लोग अपनी जीवनी होती थी, जो भी उन लोग के जीवन में होता था, घटित होता था, वो लोग क्या करते थे, इन पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा देते थे। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियां सहित स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण किया है, जिसमें आपके लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा मिलता है। ठीक है, यहाँ याद आप लोग देख सकते हैं, यही चीज़ है। आप लोग को कितना बार ये देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो होता है ना शॉर्ट वे में लगभग आप याद रखेंगे। आप यहाँ पर देखिए लगभग 2200 वर्ष 50 वर्ष पुराना आपके जो अभिलेख है वर्तमान में अफ़गान में है। अफ़गान के कहाँ से, तो कंधार से मिला है। यह अभिलेख जो है अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय अभी 8 में पढ़ोगे। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ जो होती हैं अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जो हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख जो है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरमाइक जो है, यूनानी और आरमाइक इन दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखी गई है। जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं किस में लिखी गई है, तो यूनानी और आरमाइक भाषा में लिखी गई है। और कहाँ मिला है, तो आप लोग याद रखेंगे 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख आपके अफ़गान के कंधार में मिला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक आप लोग को लगे आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, जो कि आप लोग के समझ लीजिए ये आप लोग के सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, आगे अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी की करेंगे, जो भी करेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो कई वस्तुएं अतीत में मिली हैं, प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो था पुरातत्वविद कहलाता था। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों और आप अच्छा ये देख लीजिए आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड पहले मैं ये बता दूं, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से जो कुछ वस्तुएं थी पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुएं की बनी हो सकती थी। ऐसे जो तत्व थे कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते थे, जैसे कि चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ भी। जैसे पुरातत्व, जो आपके पुरातत्वविद कौन होते हैं, जो आपके जो ये खोज करते हैं, जैसे कि आप रुखाल दास बनर्जी को देखिए, ये दयाराम साहनी को देखिए, ये सारे लोग आपके पुरातत्वविद कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऐतिहासिक जितने भी घटना स्थल, जो भी आप लोग की चीज़ें घटित हुई हैं, उनकी खोज करी है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये भी टॉपिक याद रखिएगा। तो ये लोग क्या करते थे, जानवर तथा चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते थे। जो क्या करते थे उसको जानने में भी इनको मदद मिलती थी। अतीत में लोग क्या खाते होंगे, क्या कैसे रहे होंगे, ये सारे बात में मतलब उनको पता चलता था। मतलब जो अन्न के दाने मिलते हैं,
लकड़ी के टुकड़े मिल रहे हैं, जो जले हुए रूप बचे हैं, उससे इससे पता लगता है। ठीक है, जो आपके ये देखिए जो आपके अभिलेख पांडुलिपियाँ हैं, इससे ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार जो थे प्रायः आपके सब स्रोत में प्रयोग करते हैं शब्द का कि इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अभी मैं बताई हूँ वही चीज़ होता है। ठीक है, तो आप लोग ये जो बर्तन आप लोगों को दिख रहा है ना, ये चीज़ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो दे रहा है ना, एक देखिए ये चीज़ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले ये भी बता दूं आप लोगों को। ये देखिए, एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र है। यहाँ पे जो रेड कलर का आपको एक पात्र दिख रहा है, और ये बगल में आप लोगों को दिख रहा है ना, ये आपके चांदी के सिक्के हैं। ठीक है, ये प्राप्त हुए थे कब? आप लोग के 4700 वर्ष पूर्व। क्या आपको एक पात्र रेड कलर का मिला है? और यही आपसे सीटेट में पूछता है कि किस कलर का पात्र मिला था, तो आप लोग याद रखेंगे, अभी फिगर देख के याद रहेगा ना कि रेड कलर का पात्र और आपके चांदी के सिक्के मिले थे। इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो होता था 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग जो लगभग आपके 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के जो हैं इससे बहुत भिन्न है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये क्लास आप लोग का इसलिए समाप्त करते हैं, अभी क्लास लंबा होगा। ठीक है, और अभी मैं इसमें जितने भी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, मैं आपको जितने भी, ये सारे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। अगर आप लोगों को क्लास बढ़िया लगेगा तो ठीक है, आप लोग अच्छा रिस्पांस देते ही नहीं है तो मैं थोड़ा सा वो मोटिवेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर क्लास बढ़िया लगेगा तो आप लोग अगर एक भी कॉमेंट करेंगे कि हाँ आप लोगों को ये क्लास बढ़िया लगे और आगे के लिए मैं मतलब मोटिवेटेड हूँ तो मैं कराऊँ भाई, नहीं तो क्या ही करूँ मैं। चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि मतलब आप लोगों को क्लास बढ़िया लगे। ठीक है, अपनी तरफ से तो 100% देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या आप लोगों को लगता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।